सबसे पहला काम ये करो कि इस पेज का ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो क्लास ट्वेल्थ। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आते हैं, उसका ये हमारा पहला चैप्टर है। सबसे पहले सॉल्यूशन ही समझते हैं कि क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग दो स्पेसीज का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास, ठीक है, मान लो हमारे पास है सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट और वाटर आपस में रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जब ये मिलते हैं NaCl और H2O, जब ये मिलेंगे, मैं NaCl की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक ऐसा मिक्सचर बनाएंगे, हमारे लिए एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर मैं इसको ले लूं 10% और इसको ले लूं 90%, तो दैट मीन जो ज्यादा परसेंटेज में है उसको मैं बोलूंगा सॉल्वेंट, जो कम परसेंटेज में उसको मैं सॉल्यूट बोलूंगा। एक्वस सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी को हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और नॉन एक्वस मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी को हम एज एन सॉल्वेंट यूज नहीं करते। पानी के अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट वाटर को यूज नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर में आपको ये कॉन्सेंट्रेशन के कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहला है हमारे पास मास परसेंटेज। इसमें बोला जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितने ग्राम का आपने सॉल्यूट डाला है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने 5 ग्राम का नमक डाला 200 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/40। ठीक होगी इतनी बात, इसमें कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझो, किसी भी नंबर को आप जब टोटल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 1 यूनिट का आएगा। अब यहाँ पे टॉपिक कह रहा है पर हमें तो पर 100 ग्राम में आंसर बताना है, तो ये तो 1 ग्राम के हिसाब से यूनिट आ रही है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में 100 ग्राम। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके हम ये बता देंगे कि 100 ग्राम के अंदर जो है वो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सेम कॉन्सेप्ट विद वॉल्यूम परसेंटेज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि अब ml में होगा, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ml में दिया होगा उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है एंड 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्या, सॉल्यूट जो है वो ग्राम में होगा, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से, तो वो क्या बता देगा तुम्हें, उसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बता देगा। अगला टॉपिक है तुम्हारे पास स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बताती है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक क्या हो रहा था, पर 100 ml ऐसी कुछ बात हो रही थी, या पर 100 ग्राम बात हो रही थी। अब क्या है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला गया है, जिसको तुम गिवन मास भी बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है ना 5% H2SO4, तो वो जो 5% है उसको मास परसेंटेज कंसिडर करोगे और यहाँ पे 5 लिखोगे उस समय। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। ये ml है, अब अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, और वही 1000 लौट के फिर ऊपर चले जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है सॉल्यूट के, वो क्या बताती है, उसकी मोलैरिटी। अब हमें ये पता होना चाहिए, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू ये 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये 1000 तब लगाना है जब ये ml में होगा, अगर ये ऑलरेडी लीटर में होगा तो ये 1000 नहीं लगेगा। ठीक है, देखो मैं तुम्हें कुछ टर्म्स बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। जब हमारे पास ना W लिखा जाएगा तो ये डिनोट करेगा गिवन मास को किसी फॉर्मूले में, अगर हम M लिखेंगे तो वो डिनोट करेगा मोलर मास को। ठीक है, इन नंबरों के साथ ना अगर तुमने 1 या ऐसे 2 लिख दिया तो इनका भी मतलब होगा।
1 का मतलब होगा, ये W मतलब तो गिवन मास है, पर 1 मतलब है सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसी M2 में M का मतलब तो मोलर मास है, पर तुमने तो 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूट होगा। तो अगर मैं किसी फॉर्मूले में 2 लिख देता हूँ तो समझ जाना वो सॉल्यूट है, अगर 1 लिख देता हूँ तो समझ जाना वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। चलो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन मास, मास ऑफ सॉल्यूट, ये वही वाली बात है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो इतना फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। तो हम मोलैरिटी के फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में स्ट्रेंथ दी है, उससे तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, तो तुम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो। हाँ, इसकी यूनिट जो होगी, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है। अब जैसे मोलैरिटी होती है, वैसे ही एक टॉपिक नॉर्मेलिटी भी होता है। तो नॉर्मेलिटी कहती है, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितने पर, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो 1000। अब बात आती है कि आप इक्विवेलेंट, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, वो कैसे निकालोगे, उसको निकालोगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये कौन सा मास होगा, गिवन, जो एग्जाम में दिया होगा न्यूमेरिकल में, ये हो गया। अब यहाँ पे तक तो बच्चों को ठीक है, प्रॉब्लम होती है उनको इस चीज की कि यार इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास किसी का भी डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है। एटॉमिक मास को जब तुम वैलेंसी से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट मास। जैसे मान लो हमारे पास है सोडियम, सोडियम का मास कितना होता है 23, पर वैलेंसी तो 1 होती है, तो सोडियम का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो 23 रखा जाएगा। अगर मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम का मास होता है 25, पर उसकी वैलेंसी होती है 2, तो उसका इक्विवेलेंट मास रखा जाएगा 12.5, ठीक है। ऐसे अगर बाय चांस एसिड और बेस आएंगे तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर एसिड आया तो पहले तो उसका मोलर मास लिखना डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड करना, ठीक है। जैसे समझो, मान लो HCl आया, तो HCl का मास कितना होता है 36.5। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब होता है आप कितने H पॉजिटिव आयन छोड़ सकते हो, तो तुम यहाँ पे कितने छोड़ सकते हो, 1, तो डिवाइड किससे करोगे, 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 36.5 ही हो जाएगा। ऐसे अगर H2SO4 होगा तो उसको 2 से डिवाइड करना, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मान लो बेस आया, तो यहाँ ऊपर तो कोई इशू ही नहीं है, मोलर मास रखना बेस का, इसको डिवाइड करना किससे, एसिडिटी ऑफ बेस से, ठीक है। जैसे NaOH है, इसका मास होता है 40, पर इसमें OH कितने हैं 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना यूज किया जाएगा, 40 यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उस वैल्यू को यहाँ रखना, गिवन मास से डिवाइड करना, तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। बाकी वॉल्यूम तो पता ही होगा, इंटू 1000 लग जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर की यूनिट हो जाएगी, ठीक। इसके बाद आ जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी मास का कॉन्सेप्ट होता है, तो स्मॉल m आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000, अगर ये ग्राम में है तो, अगर ये केजी में है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000 और बाकी मास ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट क्या हो जाती है इसकी, मोल पर केजी की यूनिट हो जाती है। सबसे पहला काम ये करो कि इस पेज का ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले समझो कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, मोल फ्रैक्शन निकालने का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी कंपोनेंट का क्या फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्यूशन में। तो अगर x1 लिखा है तो फॉर्मूला होगा n1 अपॉन n1 प्लस n2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। x2 का फॉर्मूला होगा n2 अपॉन n1 प्लस n2, अगर एक और है तो n2 n1 प्लस n2 प्लस n3 होगा। मोल फ्रैक्शन जोड़ के 1 आएगा,
पूरे सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर 1 से बड़ा तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है तो वो गलत है। देन नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। Normality is also equals to molarity into acidity of base, and normality is also equals to molarity into basicity of acid। ठीक है, तो इससे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो चीजों को। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, फॉर्मूले की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसमें किसका क्या मतलब है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये मोलरिटी है, 2 लिखा है और m लिखा है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जहां जहां पे हमने 1 लिखा है वो सबके सब सॉल्वेंट के लिए यूज होंगे, और जहां जहां पे हमने 2 लिखा है वो सबके सब जो होंगे वो सॉल्यूट के लिए यूज होंगे। दूसरा, अगर अकेला x लिखा है तो इस x को हम बोलेंगे मास परसेंटेज, लेकिन अगर x के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो फिर मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, d मतलब डेंसिटी है, ये नॉर्मलिटी का, ये मोलैलिटी का हो गया, ये भी मोलैलिटी का है, ये मोलैरिटी का है। तो इससे तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में। उसके बाद अगर बाय चांस आप एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके दूसरा सॉल्यूशन बना लेते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल नमक और पानी का एक घोल है, तुमने 1 लीटर नमक पानी लिया था और उसमें 2 चम्मच नमक के डाले, तुमने उसमें और पानी डाल दिया, नमक अभी भी 2 ही चम्मच है पर तुमने पानी और डाल दिया, अब वो क्या हो गया होगा, डाइल्यूट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को ही मोलैरिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चनों में जब डाइल्यूशन होता है तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहाँ पे m1 है मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, m2 है मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ऐसे ही जब क्या होगा कि आपने एक ग्लास में नमक और पानी का घोल बनाया और दूसरे ग्लास में आपने कुछ नमक या चीनी का एक घोल बना दिया पानी के साथ, अब दोनों को आपने तीसरे ग्लास में मिक्स कर दिया, तो उस समय फॉर्मूला होगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v1 प्लस v2। ये तब यूज होगा जब सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिंग होगा, जैसे मैंने कहा नमक और पानी का घोल मिला है तो वो नॉन रिएक्टिंग है, लेकिन आपने एसिड और बेस के सॉल्यूशन को घोलना शुरू कर दिया तो वो रिएक्टिंग है, तो उस समय जो फॉर्मूला होगा m1v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m3v1 प्लस v2 यूज किया जाएगा। ठीक होगी इतनी बात? तो अब जो फॉर्मूले तुम्हें मैंने बताए हैं उसी पे बेसिस एक क्वेश्चन मेरे सामने है। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% बाय मास H2SO4, डेंसिटी दे रखी है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलैरिटी H2SO4, कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी दे रखी है, हमें ये बताना है कि जिस सॉल्यूशन को हम पहले बनाएंगे उसका क्या वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे एक बात ये क्लियर हो रही है कि पहले एक सॉल्यूशन बनाया, उसको डाइल्यूट करा, फिर एक नया सॉल्यूशन बनाया, तो इसमें फॉर्मूला तो लगेगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2, बट पहले सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी नहीं पता है तो पहले वो निकालोगे। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें समझाया था, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सारी वैल्यू रखो, मास परसेंटेज, डेंसिटी, 10 तो नंबर ही है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m1 दिया है, v1 निकालना है, m2 दिया है, v2 मतलब 1 लीटर यानी कि 1000 ml दिया हुआ है, डिवाइड करो तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है प्रेशर का इफेक्ट। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, कैसे? जैसे मेरे हाथ है, मैं इस हाथ को थोड़ी देर से जोर से दबाऊंगा तो अंदर प्रेशर पड़ेगा तो पसीना आएगा, तो प्रेशर लगाने से जो गैसेज होती हैं वो लिक्विफाइड हो जाती हैं। अब लिक्विफाइड होने की वजह से वो इजीली क्या हो जाएंगी, फिर सॉल्युबल भी हो जाएंगी। लिक्विड बनने पे ही तो गैस घुल सकती है। तो हेनरीज ने यही बोला था, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। जितना प्रेशर लगाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो m इज प्रोपोर्शनल टू p। ये फॉर्मूला जो था ये हेनरीज का ही है, लेकिन बाद में डेल्टन ने थोड़ा अपडेट करके ये भी बोला कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस है, कोई भी गैस है, हाँ, वो प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये डेल्टन ने बोला। इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट k डैश लिया। इस k डैश को ही हम 1/kh लिखते हैं। तो इस k डैश को हम लोग 1/kh लिखते हैं जो कि हेनरीज कांस्टेंट है। इसको क्रॉस मारोगे तो p बराबर होगा kh(x)a। ये आ गया हेनरी वाला फॉर्मूला। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए जो सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरीज कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये भी तुम्हें इसमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समझनी है हमने
कि लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, कि हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या है। देखो, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हेनरीज लॉ नहीं लगेगा। ऐसा है ना कि आपने एक गैस है, उसको कन्वर्ट करके क्या बनाया, लिक्विड, और उसको एक सॉल्यूशन के अंदर घोलने की कोशिश करी, पर एक लिमिट तक ये चीजें घुलेंगी, उसके बाद तो नहीं घुलेंगी उसके आगे। तो आप कितना ही प्रेशर लगाओ उसके बाद, तो सॉलिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद बढ़ने का, वो तो एक लिमिट पर जाके रुक जाएगी। तो इसलिए प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई होगा तो सॉलिबिलिटी उस मतलब ये हेनरीज लॉ उसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा तब भी आपका हेनरीज लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर गैस और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है, जैसे मान लो ए है और एक बी है, इनके बीच में ऑलरेडी अट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर मैं प्रेशर लगाऊं तब भी सॉल्युबल है, मैं प्रेशर नहीं लगाऊं तो ऑटोमेटिक थोड़ा घुल भी जाएगा इसके अंदर। तो अगर इनके बीच में इंटरेक्शन है तो भी आपके हेनरीज लॉ के यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, अब कुछ हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन समझ लो। पहला, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, है ना, तुम्हें पता है ना कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी भी कोल्ड ड्रिंक में घोलते हैं तो उसको प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो एक इसका एग्जांपल ये हो जाता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन इसकी ये भी होती है, स्कूबा डाइविंग। ठीक है, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं नीचे जाते हो ना, जब हम क्या कहते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, तो सी के जब अंदर जाएंगे तो उस समय प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाओगे, प्योर ऑक्सीजन लेके नहीं जाते हैं, नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जब आप समुद्र के नीचे जाओगे तो वहां प्रेशर बढ़ेगा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर तुम सूंघ रहे हो वो भी तुम्हारी बॉडी में ज्यादा सॉल्युबल होगी, वो गैस ज्यादा घुलेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर तुम प्योर लेके जाओगे तो तुम्हारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगी। अब जैसे ही तुम इस लेवल से बाहर आ जाओगे, ठीक है, जैसे ही तुम सी से आप बाहर आ चुके हो तो प्रेशर कम हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा गैस तुम्हारी बॉडी में घुली हुई है वो तुम्हारी बॉडी से रिलीज होगी। अब नाक और मुंह के रास्ते कितनी ही बाहर आएगी, तो वो हमारी स्किन के रास्ते बाहर आएगी। स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो वहां पे हमें गैसेस बाहर आने की कोशिश, तो यहाँ पे जो हमारी स्किन है उसमें छोटे छोटे बबल्स हो जाते हैं, और उस समय हमें जो है एक थोड़ा सा पेन होता है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स। तो उन बेंड्स को अवॉइड करने के लिए ही हम इसका मिक्सचर लेके चलते हैं। अगर आप प्योर ऑक्सीजन लेके चल रहे हो तो उस समय आपको बेंड्स जो है वो ज्यादा होंगे, फिर दर्द होगा स्किन पे। फिर एक एप्लीकेशन हमारी होती है माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है, तो माउंटेन क्लाइंबिंग में क्या होता है, आप माउंटेन पर हाई वहां पे जाओगे पहाड़ के ऊपर, तो वहां पे प्रेशर जो है वो कम है, इससे सॉलिबिलिटी भी क्या है, कम है। तो तुम्हारे खून में ऑक्सीजन कम घुलेगी, कम ऑक्सीजन घुलेगी तो ब्लड में ऑक्सीनेटेड खून कम हो जाएगा। ऑक्सीनेटेड खून कम हो जाएगा तो दिमाग को वो खून नहीं पहुंचेगा, जिस समय दिमाग थोड़ा सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाएगी, और उस कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, और एक एप्लीकेशन और है रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं। हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो बहुत अच्छा डिजाइन है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। पर जो हमारी मसल्स का जो प्रेशर है वो बहुत अच्छा डिजाइन है कार्बन डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड आराम से घुल जाती है हमारी मसल्स में। तो रेस्पिरेशन जो है वो भी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। तो सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्कूबा डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और रेस्पिरेशन, ये 4 हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास हेनरीज लॉ का, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही होंगे। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर इज दिस, एट 298 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when pegged under 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, ये एटीएम में है, ये पास्कल में है, तो आपको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब जो हेनरीज कांस्टेंट है वो क्वेश्चन में दे रखा है, और पूछे क्या है, क्वांटिटी, मतलब मास बताओ कि कितना घुलेगा, या मोल्स बताओ कि कितना घुलेगा, मास नहीं मोल्स बताने हैं। ठीक है, तो ये तो हेनरीज का फॉर्मूला है, तो हमें तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। तो प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट, प्रेशर कितना है, 2.5 atm। 2.5 atm को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्कल में, या तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना या इस नंबर से मल्टीप्लाई करना, बात एक ही है। इसको डिवाइड करोगे KH से तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, मान लो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ऐसे तो निकलेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है तुम्हें। अब यहाँ पे ना ये वैल्यू इसके हिसाब से बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, तो न्यूमेरिकल में हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अब क्या करेंगे, हमें तो इसकी वैल्यू बतानी है तो इसको इससे क्रॉस मारेंगे। ये वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास निकली हुई है इतनी, मुझे सिर्फ वो निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे। देखो वाटर का गिवन मास कितना है इसमें, इस सुई को मानेंगे 500 ml को, ठीक है, तो 500 ml को हम गिवन मास लेंगे एंड इसका मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 500/18 और कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितने मोल्स का CO2 इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। हेनरीज लॉ के बाद अगला टॉपिक आ जाता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के साथ एक टॉपिक पहले तुम ये समझ लो, वेपर प्रेशर। The pressure exerted by the liquid, the pressure exerted by the vapor in equilibrium state is known as vapor pressure. वेपर्स के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है उसको आप वेपर प्रेशर बोलते हो, ठीक है। अब चीजें क्या होंगी, उड़ेंगी। अभी हम क्या कर रहे थे, गैस को लाके उसको सॉल्युबल कर रहे थे, अब चीजें वापस जा रही हैं वेपर स्टेट में, और वेपर स्टेट में जो प्रेशर वो लगाएंगे उसको आप वेपर प्रेशर कहोगे। तो देखो राउल्ट्स लॉ ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेसल वेपर ऑफ एनी कंपोनेंट। तो ऐसे समझो, मान लो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 और 2 मिक्स है और ये वेपर बन के उड़ रहे हैं, तो ये ऊपर जाके वेपर बनेंगे, यही वेपर आगे जाके क्या लगाएगा, प्रेशर। पर ये सिर्फ प्रेशर किसका है, 1 का, तो दैट मीन्स इसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो इसने ये बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है 1 का, तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 पता होने चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर ऑफ 1 इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पे प्योर स्टेट के लिए आप यहाँ पे नॉट का यूज करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब प्योर स्टेट का मतलब जैसे सिर्फ 1 ही 1 है और कुछ नहीं है, तो 1 जब अकेला होगा तो उस समय जो वेपर होंगे वो भी 1 के ही होंगे, तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ 1 का होगा, तो ये होता है प्योर वेपर प्रेशर। इसको हम राउल्ट्स लॉ में निकालते, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, तो ऐसे P2 क्या होगा, x2 P2 नॉट। तो टोटल प्रेशर इन दोनों का क्या निकलेगा, P1 प्लस P2, दोनों की वैल्यू रखो और जोड़ के खत्म कर दो। अब जो राउल्ट्स लॉ है जो कि हमारे पास है P इज इक्वल टू P नॉट x a, और हेनरीज लॉ क्या था, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। तो हेनरीज लॉ जो है वो स्पेशल केस बन सकता है राउल्ट्स लॉ का, कब, जब के एच जो है वो पी नॉट के बराबर हो जाएगा। जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो समय के एच जो है वो पी नॉट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात तुम्हें, ठीक है। चलो अगली वीडियो में तुमसे अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर पुराने हो तो पढ़ाई अच्छे से करो, और अगर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो।